हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडिटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिखाई दे रहा है। रेगुलर क्लासेस आपकी डीलेड सेमेस्टर 2 की यहाँ पर चल रही हैं। सब्जेक्ट है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। एजुकेशन का पेपर 2 है, जो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इससे पहले हम पेपर 1 और हिंदी सब्जेक्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपको यहाँ पर शानदार और इजी तरीके से कराई जा रही है। तो जितने भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 को समझाइए। एनसीएफ बेसिकली पूछा है, एनसीएफ 2005 के बारे में। और किसके रिगार्डिंग पूछा है? शिक्षक शिक्षा के लिए, कि टीचर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है। अब देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक शिक्षा के रूप में आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हुआ। 1947 में हम स्वतंत्र हुए। 1961 में हमने एनसीईआरटी की स्थापना की और इसे स्कूली शिक्षा और शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में कार्यभार सौंपा गया। ठीक है। दूसरी चीज़, इसने सबसे पहले 1975 में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी एक दस्तावेज सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम प्रकाशित किया था। उसमें दूसरा दस्तावेज प्रकाशित किया था टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड फ्रेमवर्क। इसने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए और साथ ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी कि उनका जो करिकुलम था वो भी पूरे तरीके से स्पष्ट किया। 1988 में इसने इस संबंध में तीसरा दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसमें इसने शिक्षकों में गांधीवादी मूल्यों के विकास पर अधिक जोर दिया। फिर 93 में एक एक्ट आया जो कि एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसमें। ठीक है। फिर 95 में इस एक्ट के अनुसार इसका संगठन किया गया। उसके बाद फिर 96 में इसने शिक्षा संबंधी एक नया दस्तावेज तैयार किया और इसे 1998 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, ठीक है, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के रूप में इसे इस नाम से प्रकाशित किया गया। और इस बार इसमें भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य निश्चित किए गए। उद्देश्यों की इस भिन्नता के पीछे कोई ठोस फर्क नज़र नहीं आता है, लेकिन ये उद्देश्य अपने आप में स्पष्ट भी नहीं है। तो उन सब उद्देश्यों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी दृष्टि से किसी भी स्तर किसी भी प्रकार की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है कि शिक्षकों को शिक्षा और शिक्षक के मूल अधिकारों का ज्ञान कराना और उसमें शिक्षा और शिक्षकों के प्रति अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का विकास करना। ठीक है। दूसरा है फिर शिक्षकों को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता आकांक्षाओं का ज्ञान कराना और उन्हें उन सब की प्राप्ति के लिए तैयार करना। शिक्षकों को समाज राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्यों लक्ष्यों को स्पष्ट कराना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उनमें कौशल और क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है फिर शिक्षकों को विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों, विशेषकर उनके जिन्हें उन्हें पढ़ाना है उसके मनोविज्ञान का ज्ञान कराना, तदनुसार व्यवहार करने की विधियाँ उनमें प्रशिक्षित करना। शिक्षकों को छात्रों की शिक्षा में उनकी स्वयं की, समाज की, राष्ट्र की भूमिका का ज्ञान कराना और उन्हें इन सबके सहयोग से शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रशिक्षण देना। ये सारी बात की गई थी NCFTE में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना को समझाइए, या बुनियादी शिक्षा, ठीक है, जो कि दी थी महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो पाठ्यक्रम की अवधि निश्चित की गई थी वो थी 7 साल की। दूसरी चीज़ इसमें ये कहा गया कि 7 से लेकर 14 साल के बच्चों और बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो। तीसरी चीज़ इसमें कहा गया कि आधारभूत शिल्प पर शिक्षा आधारित है। फिर इसमें कहा गया कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में हो और चुने हुए जो शिल्प है उसकी शिक्षा छात्रों को इस प्रकार दी जाए कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बना सके।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने हस्तकौशल पर जोर दिया था और उद्योग पर, कि बच्चे जो हैं हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ के दस्तकार बने, जैसे कि कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि कला, चर्मकारी, पुस्तक कला, मिट्टी का काम, मछली पालन आदि। दूसरी चीज़, इन्होंने मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। थर्ड, इन्होंने हिंदुस्तानी और हिंदी पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। फिर इन्होंने व्यवहारिक गणित के लिए नापतोल, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित के विषय पढ़ाने की बात कही है। फिर है सामाजिक विषय, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन, ये सारे इन्होंने शामिल करने की बात कही। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, बुनियादी शिक्षा विधि को समझाइए। अब देखिए, रायबर्न के अनुसार बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि ये क्या है, पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध होती है। सब प्रगतिशील विधियों को बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए, उस शिक्षण का जो वास्तविक कार्य है वो क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाना है। अन्य शब्दों में शिक्षण विधि इतनी व्यवहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है, साथ ही उसे थोड़े समय में प्राप्त भी हो जाता है। छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप में ना देकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि किसी विषय के किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से दी जा सकती है। बुनियादी शिक्षण विधि को समय अनुसार इसमें परिवर्तन भी संभव है। पाठ्यक्रम के सब विषय जो है वो स्थिर संबंधित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी, सामाजिक पारिस्थितिकी, हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। बालकों को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चयन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जिस बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसी चीज़ को चुनने का उसे पूरी तरीके से फ्रीडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अब देखिए, सबसे पहला तो है इसका आर्थिक उद्देश्य, कि जब बच्चा कुछ करना सीखेगा तो वो कमाएगा भी ज़रूर। ठीक है, दूसरी चीज़ है फिर नैतिक लक्ष्य। इसमें क्या होता है, बच्चों में नैतिकता का भी विकास होता है। ठीक है, आधुनिक भारतीय समाज का निरंतर से नैतिक पतन हो रहा है। बुनियादी शिक्षा का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बालक का नैतिक विकास करना। नैतिक विकास में अपना विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि मैंने हृदय की संस्कृति और चरित्र निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने कहा नागरिकता का उद्देश्य। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के प्रति उसके कर्तव्य में वृद्धि की जाती है, साथ साथ उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त होते हैं और वो इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है जब वो उनके प्रति सजग हो, है ना। जब वो जागरूक हो तभी इन चीज़ों को वो जान पाएगा। इसके लिए ऐसी शिक्षा जरूरी है जो उसमें नागरिकता के सभी गुणों का विकास कर सके, और बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा 36, विद्यालय में शिक्षक के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए, जो सबसे पहला काम है वो तो शिक्षा देना ही है, टीचर का काम। ठीक है, उसका दायित्व है कि विषय का अध्ययन करे, वो नए नए ढंगों की खोज करे और ऐसे विषय को ही पढ़ाए जिसमें उसे निपुणता प्राप्त हो, जो जिस पे उसकी पकड़ हो, जिस सब्जेक्ट पर। दूसरी चीज़ है आयोजन। अब आयोजन कैसे करें, वो पाठ्यक्रम को महीनों और हफ्तों में बांट करके पढ़ा सकता है। ठीक है, और उसे श्रव्य दृश्य साधनों का यूज़ कर सकता है पढ़ाते टाइम, ताकि पढ़ाते समय जो है उनको ठीक ढंग से प्रयोग में ला सके। थर्ड है फिर उसकी पाठ्यक्रम क्रियाओं को संगठन करने की व्यवस्था पूरे वर्ष के लिए करनी चाहिए। अगर चेक लिस्ट बनाए तो उसमें बहुत सारी बातें लिख सकता है, जैसे कि श्रेणी के कमरे में पढ़ाई, छात्रों के काम का निरीक्षण कर सकता है, क्रियाओं का संगठन करना, अभिलेख रखना और छात्रों की सफलता की परीक्षा लेना और मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के विषयों के चुनाव संबंधी नेतृत्व करना, विषय में गहरी विद्या प्राप्त करना
पदार्थ सहायता एकत्र करना और अध्ययन सूची, पाठ्यक्रम और पाठ संबंधी योजना तैयार करना, घर का काम देखना, अनुशासन बनाए रखना, उत्सव त्यौहार मनाना, स्कूल के अहाते की देखभाल करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक चेकलिस्ट में बना सकता है टीचर। थर्ड है फिर ऑर्गेनाइजेशन। उसको पाठ्यक्रम और सहगामी क्रिया यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका संगठन करना चाहिए। बच्चों के लिए निर्देशन और पुस्तकालय के काम का प्रबंध करना चाहिए। उसको उत्सवों का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षा की स्थितियाँ, परीक्षाएं और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं का भी ध्यान उसको रखना चाहिए। उसको स्कूल से बहुत से साधारण कार्यों में से एक का इंचार्ज होना चाहिए। स्कूल के अहाते यानी जो हमारा कैंपस है उसका संगठन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, फर्नीचर की व्यवस्था, सामान की खरीद, विद्यार्थियों के बैठने का प्रबंध है कि नहीं है प्रॉपर, ये सारी जिम्मेदारी जो है टीचर की है। टाइम टेबल की तैयारी हो, स्कूल कैलेंडर की तैयारी और स्कूल संबंधी धन का बजट बनाना, तो ये सारे काम हो जाते हैं टीचर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPEP क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1994 में। अब देखिए इसको क्यों किया गया था, तो ये किया गया था अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये अपव्यय को कम करके 10% प्राइमरी स्कूल को शैक्षिक उपलब्धि को 25% बढ़ाने और सामाजिक दूरी को 5% कम करने के लक्ष्य रखे गए हैं। ये जो योजना है हरियाणा, कर्नाटक, केरल, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और राजस्थान, कुल 18 राज्यों के 248 जिलों में चल रही है। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और 23 अन्य जिलों में भी इस योजना का विस्तार किया गया है। ये योजना केंद्र द्वारा संचालित योजना है और केंद्र 85% इसमें सहायता देता है। राज्य को केवल इसमें 15% ही खर्च करना पड़ता है। DPEP जो है वो प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि के चुने हुए जिलों में विश्व बैंक की सहायता से ये चलाया जाता है। बहुत अच्छी योजना है DPEP। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? देखिए सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSA बोला जाता है, तो जिसका गठन हुआ था वो हुआ था, ये योजना 2001 में शुरू की गई थी और एक राष्ट्रीय योजना के रूप में ये देश के समस्त जिलों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य है 2010 तक 6 से 14 साल के बच्चों को जो है उपयोगी और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अब बहुत सारे इसके कार्य हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो है सन 2005 तक सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों ब्रिज पाठ्यक्रम में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को इस अभियान में शामिल किया जाए। सेकंड है फिर प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 और 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर सभी प्रकार के लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। थर्ड है फिर 2010 तक के लिए शिक्षा जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल देना। सिर्फ ये ना हो कि आपने बच्चे एनरोल कर लिए हैं और आप जो एजुकेशन दे रहे हो उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटेटिव एजुकेशन देना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत नवी पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 85 और 15 का रेशियो होता था, जिसमें ये दोनों सहभागिता देते थे। 85% जो है सहायता केंद्र सरकार देती है और 15% राज्य सरकार है। लेकिन जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें ये रेशियो घटाकर कर दिया गया 75 और 25। बाद में ये 50-50 में बांट दिया गया। ठीक है, और इसमें 8 जो है उत्तर पूर्वी राज्य शामिल भी नहीं है, जिन्होंने 15% सहायता राशि वर्षों 2005-06 और 2006-07 के लिए DONER मंत्रालय जो है उपलब्ध कराएगा। ठीक है, 15% धनराशि कौन देगा इसमें? DONER क्या होता है? फुल फॉर्म चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म बीच में से पूछ ली जाती हैं, इनको स्पेशली ध्यान रखिएगा। फिर ये जो कार्यक्रम है ये संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। इसमें बालिकाओं और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खोलना, अतिरिक्त कक्षाओं के लिए नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रखरखाव, स्कूल अनुदान सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोलना, और ये सारी व्यवस्था इसमें करने की बात कही गई है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ से दिसंबर 2009 तक लगभग 1.90 लाख नए विद्यालय खोले जा चुके हैं। ठीक है, और इसमें आपका 1,49,683 लाख नए विद्यालय इमारतें और 6 अप्रोक्स जो लाख में हैं वो अतिरिक्त कमरे पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं। 31 मार्च 2009 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8 लाख के करीब नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 576.45 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है कि भाषा, गणित और सामाजिक विषय और विज्ञान इनका पाठ्यक्रम, ये जो सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम में शामिल हों। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान मूल्यों के विकास पर बल दिया जाए। थर्ड, इन्होंने कहा मूल्य के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की भी ज़रूरत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है एक केंद्रीय योजना है, ठीक है, जिसे 1986 में देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया था। कि जो आपकी प्राइमरी स्कूल है उसमें जैसे न्यूनतम सुविधाएं हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, ठीक है, विज्ञान किट, गणित किट, इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ये बात की गई थी कि प्राथमिक स्कूलों को ये सारी न्यूनतम सुविधाएं जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में छात्रों का आवश्यक संस्थागत उपकरण और निर्देशन सामग्री उपलब्ध करा के अध्ययन में मदद करना है। ठीक है, पूरी तरीके से इसका उद्देश्य ये था कि प्राइमरी लेवल पर सभी बच्चों को टीचिंग मटेरियल की जो भी आवश्यक सामग्री है, जो भी बिल्कुल ज़रूरी है, वो ज़रूर उपलब्ध कराई जाए। क्लियर यहाँ तक भाई सभी को? आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी और शानदार तरीके से मैं आपको हमेशा समझाती हूँ। इसी तरीके से हम आगे भी आपकी रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे। जितने भी नए बच्चे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों को PDF चाहिए वो कभी भी मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक PDF आपको कंप्लीट PDF इस सब्जेक्ट की टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, इसके लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। तो आज हम 40 तक के ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 41 से स्टार्ट। चलिए फिर मिलते हैं बाकी कुछ न्यू क्लासेस के साथ में इसी तरीके से शानदार तरीके से पढ़ते हुए। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।